हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल 2026, ये जो कि हमारी यूनियन की तरफ से किया जा रहा है, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर। तो आज हम वेलकम करते हैं जनाब ताहिर हुसैन साहब का, जो कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट है। मैं ये जो स्पेशल 2026 प्रोग्राम है, एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है जिसके जरिए से समाज के अंदर जो एजुकेशन को लेकर और समाज के अपलिफ्टमेंट को लेकर के एक नया तजुर्बा किया जा रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम जर्नलिस्ट एसोसिएशन को और खास करके पठान सुफियान साहब को, जो हमेशा यूनिक प्रोग्राम्स करते रहते हैं। ये एक बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम है। तो मैं नाजरीन से भी गुजारिश करता हूं कि स्पेशल 26 जो है 26 जो है, लोग जो है इसमें कंफ्यूज हैं कि ये एसआईआर क्या है। पहले हम आपका इस प्रोग्राम में वेलकम करेंगे, तो जानना चाहेंगे कि एसआईआर क्या है। देखिए, एसआईआर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इलेक्शन कमीशन का, इसलिए इसका कोई इनकार नहीं कर सकते। इवन सुप्रीम कोर्ट भी इसको रोक नहीं सकती। एसआईआर तो चलेगा ही। तो एसआईआर जो है ये 3 तरह का होता है। इससे पहले कभी एसआईआर नहीं हुआ। इससे पहले जो हुआ है उसको एक तो समरी रिवीजन कहा जाता है, दूसरा इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है, तीसरा अब जो हो रहा है वो एसआईआर है। तो एसआईआर इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ये एसआईआर के 3 तरीके होते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इससे पहले 2002 में एसआईआर किया गया था। देखिए, वो एसआईआर नहीं था। पहली मर्तबा हिंदुस्तान में जो हुआ वो समरी रिवीजन था, जो 1950 में हुआ था। फिर इसी तरह कर्नाटक में जो आखिरी मर्तबा हुआ है वो भी इंटेंसिव रिवीजन है। वो एसआईआर नहीं है, इंटेंसिव रिवीजन है, जो कि 2002 में हुआ था। पहली चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि एसआईआर है क्या। देखिए, एसआईआर ये है कि अगर उसको मोटे अल्फाज में समझना है तो नए से वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। हिंदुस्तान में आज तक जितने भी वोटर लिस्ट बने हैं उन सबको खत्म करके असर नो बिल्कुल नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसको ये सोचकर आप खामोश नहीं बैठ सकते कि मेरे पास वोटर लिस्ट है, मैं 2002 में 2005 में वोटर हूं, मेरे पास कार्ड है, इसलिए मुझे फॉर्म भर्ती करने की जरूरत है। ऐसा सोचकर आप इत्मीनान से नहीं बैठ सकते। इस मर्तबा आपको नए से वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, तो कंपल्सरीली हर एक को शरीक होना है। अब देखा जा रहा है कि बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि एसआईआर क्यों किया जा रहा है। देखिए, एसआईआर इसलिए किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं। फिर दूसरा यह है कि डुप्लीकेट वोटर्स का भी जो सिलसिला चल रहा है, जो एलिगेशंस आ रहे हैं कि बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर्स हैं, फिर माइग्रेंट्स हैं, फिर इसी तरह जो है शिफ्टेड वोटर्स हैं, फिर डेड वोटर्स हैं। इन तमाम को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। ये और एक अहम सवाल है कि काफी लोगों को ये भी परेशानी हो रही है जिनके रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे, जिनके जो है आईडी कैब में जो है मैपिंग में डिलीट हो गए हैं या रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। तो एक सब में बड़ा अहम सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उनको नोटिस की जाए। ये नोटिस क्या होगी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नोटिस किसको आएगी और नोटिस क्या होगी, नोटिस आने पर क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, नोटिस जो है सिर्फ उन लोगों को आएगी जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, या जिनके डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन को डाउट होगा कि ये डाउटफुल वोटर है। तीसरा एक संभव ये भी है कि आपके बारे में किसी ने कंप्लेंट किया है कि आप डाउटफुल वोटर हैं। ये कंप्लेंट भी कोई भी कर सकते हैं, तो उस सूरत में भी आपको नोटिस आएगी। तो इन तीनों हालात में आपको नोटिस आ सकती है। तो नोटिस का मतलब जो है ये कोई घबराने की बात नहीं है। नोटिस का मतलब आपको खत आएगा, एक लेटर आएगा कि आप करके अपने बारे में वजाहत दें, इतना ही नोटिस है। तो ये नोटिस आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। ये एक अहम सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोगों को बीएलओ और बीएलए में फर्क नहीं मालूम। क्या इसका आप बेहतरीन तरीके से एक जवाब दे सकते हैं, जिस तरीके से हम लोगों को समझा सकते हैं। जी, देखिए, बहुत सिंपल है। बीएलओ जो है ये बूथ लेवल ऑफिसर होता है। ये गवर्नमेंट का आदमी होता है, कोई आंगनवाड़ी में काम करने वाले, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इनको एसआईआर का काम करने के लिए अपॉइंट किया गया है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। बीएलए जो होता है ये पॉलिटिकल पार्टी के अपॉइंट करदा एजेंट्स होते हैं। बूथ लेवल एजेंट इनको कहा जाता है। तो बूथ लेवल एजेंट को बीएलओ के उतने इख्तियारात नहीं, लेकिन इनको भी इख्तियारात है। बीएलए को जो इख्तियारात हैं वो ये है कि वो एक रोज में 50 फॉर्म कलेक्ट करके नए मेंबर, नए वोटर बनाने के लिए रेकमेंड कर सकता है। फिर इसी तरह 50 लोगों के नाम कलेक्ट करके उनको डिलीट करने के लिए भी रेकमेंड कर सकता है बीएलए, जो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अपॉइंटेड आदमी होता है, यानी कि एजेंट होता है। एजेंट, जी, बूथ लेवल एजेंट होता है। यहाँ पे अक्सर ब्लॉक कहा जाता है। और एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं, बीएलओ हैं या बीएलए, इनकी ड्यूटीज क्या है। देखिए, बीएलओ जो होता है उसकी पहली ड्यूटी ये है कि एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो हर घर को ले जाकर पहुंचाता है, नंबर 1। नंबर 2, एन्यूमरेशन फॉर्म भर्ती करने में वो लोगों की मदद करता है। नंबर 3, एसआईआर के दौरान फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 ये भी उसके पास होते हैं, वो लोगों को पहुंचाता है। फिर इसी तरह जो है जो फॉर्म आप भर्ती करते हैं उसको कलेक्ट करके ईआरओ तक पहुंचाने का काम उसका होता है। फिर आखिरी 5वां काम उसका यह है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि इसमें परमानेंट वोटर कौन है, डिलीटेड मतलब डुप्लीकेट वोटर कौन है, डेड वोटर कौन है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करता है। ये इतनी सारी जिम्मेदारियां बीएलओ की है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो हर आदमी को याद रखना है बीएलओ के ताल्लुक से ये कि बीएलओ आपके घर पे कम से कम 3 मरतबा आना कंपलसरी है। अगर वो एक मरतबा आकर बोल दिया कि मैं आ गया था फिर मैं नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कंपलसरी किया है कि 3 मरतबा आपके घर पे आएगा। अब जो नोटिस की जाएगी इसमें काफी लोगों को डर है कि ये नोटिस क्या होगी और कैसी होगी, इसमें क्या रिप्लाई करना चाहिए। देखिए, नोटिस बहुत सिंपल चीज है।
आपके बारे में इलेक्शन कमीशन को डाउट है कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, या आपने डॉक्यूमेंट दिया नहीं है, या 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, इसलिए जो है इलेक्शन कमीशन को डाउट आएगा, तो वो आपको ये खत लिखेंगे कि आपका नाम डाउटफुल है, तो आप आकर के फौरन अपने डॉक्यूमेंट जमा करके ये साबित करें कि आप यहाँ के वोटर हैं। इतना ही उसके अंदर रहेगा। तो आपको जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स पहुंचा करके साबित करना है कि आप यहाँ के वोटर हैं। आपने कुछ देर पहले ये कहा कि इनोमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है और इनकी ड्यूटीज है, जो भी बीएलओज हैं या बीएलए हैं, इनको इस पर काम करना है। ये इनोमिनेशन फॉर्म है क्या? बहुत अच्छी चीज है। देखिए, सबसे पहले एसआईआर में जो इंपॉर्टेंट है वो एन्यूमरेशन फॉर्म है। एन्यूमरेशन फॉर्म जो है ये बीएलओ के जरिए से हर घर को पहुंचाया जाएगा। इसके बारे में 2-3 चीजें याद रखना हर आदमी को जरूरी है। ये एन्यूमरेशन फॉर्म जो होता है वो प्री प्रिंटेड होता है, यानी आपके नाम के साथ प्रिंट होता है, इसलिए वो दूसरी मरतबा आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपने उसको खराब कर दिया, डैमेज कर दिया, तो आपको नहीं दिया जाएगा। नंबर 1 ये चीज याद रखना है। दूसरी चीज एन्यूमरेशन फॉर्म के बारे में ये याद रखना है कि ये जो फॉर्म है ये आपको 2 कॉपी देना है। बीएलओ आपको 2 कॉपी देगा, यानी एक भर्ती करके वो खुद ले जाएगा, दूसरा भर्ती होने के बाद आप अपने पास रखेंगे एज ए एक्नॉलेजमेंट। ये दूसरी बात। तीसरी बात आपको ये याद रखना है कि जैसे ही आपको एन्यूमरेशन फॉर्म मिले उसके 1 या 2 कॉपी आप जेरॉक्स कर लें। इसलिए कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको ये दोबारा नहीं दिया जाएगा अगर खराब हो जाएगा तो। इसलिए बेहतर है कि आप इसको, वजह क्या है दोबारा नहीं दिया? दोबारा इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वो प्रिंटेड होता है आपके नाम का, एक ही प्रिंट होता है आपके नाम का, इसलिए आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी इनके जो भी फॉर्म होते हैं वो दूसरे नामों से होते हैं। और एक आखिरी चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एन्यूमरेशन फॉर्म के बारे में, 18 ईयर से ऊपर जितनी भी उम्र है, 18 या उनके ऊपर जितनी भी उम्र है, उन सबको भरना है ये फॉर्म। कोई भी अगर ये फॉर्म से एब्सेंट रहेगा आप डिलीट हो जाएंगे। क्या हर एक को ये फॉर्म भरना लाजिमी है, कंपलसरी है। हिंदुस्तान के हर शहरी को एन्यूमरेशन फॉर्म भर्ती करना जरूरी है। ये कब स्टार्ट होगा एन्यूमरेशन? ये अभी जैसे एसआईआर शुरू होगा, अभी 12 रियासतों में एसआईआर चल रहा है, कर्नाटक और दीगर रियासतों में ये कहा जा रहा है कि फरवरी के आखिरी में ये शुरू होगा, और जब शुरू होगा तो आपके घरों पे लाके दिया जाएगा। अहम सवाल ये भी है कि एन्यूमरेशन फॉर्म में क्या क्या सवाल होंगे, किस तरीके से फिलअप करना होगा, क्या ये आप आवाम को बताना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एन्यूमरेशन फॉर्म में 4 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपका पहले से नाम उसमें प्रिंट होगा, आपका एपिक नंबर प्रिंट होगा, उसमें एक क्यूआर कोड होगा। उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो उसमें आपके सारे डिटेल्स आ जाएंगे। फिर उसमें आपकी पुरानी फोटो होगी, जो 2002 में आपकी जो फोटो रहेगी वो उसमें आ जाएगी। आखिरी में सिर्फ आपको आज की ताजा फोटो उसमें ऐड करना है। ये ऊपर के हिस्से में एक हो गया। उसका फॉर्म का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से में आज के जो आपके मालूमात हैं, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके वालिद का नाम है, आपके वालिद का एपिक नंबर है, आपके वालिदा का नाम, अम्मी का नाम है, उनका एपिक नंबर है, और आप किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रहते हैं, ये डिटेल्स आज के मालूमात बगैर कोई अल्टरेशन किए कि जैसे कुछ है वैसे भर्ती करना है। ये दूसरा। तीसरा हिस्सा फॉर्म का जो होता है वो 2002 के जो वोटर जिनका नाम है मौजूद है, सिर्फ वही लोग भर्ती करेंगे। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की है कि अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपके नाम में, आपके अब्बा के नाम में या आपके एड्रेस में कोई करेक्शन है, इसलिए आप जो है उसको करेक्ट करके नहीं लिखेंगे, जैसा है वैसा लिखना है। इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, एज इट इज आपको लिखना है। फिर चौथा पार्ट जो है वो लोग भर्ती करेंगे जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, सिर्फ वो लोग भर्ती करेंगे। तो वो लोग क्या भर्ती करेंगे? अपने अब्बा का या अपने अम्मी का 2002 का वोटर लिस्ट में का जो डिटेल होगा वो उसमें भर्ती करेंगे। ये 4 सिंपल चीजें फॉर्म में भर्ती करने के। इनोमिनेशन फॉर्म के साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट्स देना है? देखिए, डॉक्यूमेंट जो है एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ आपको कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं है, एक भी डॉक्यूमेंट देना नहीं है, जब तक के एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ वापस ले जा करके जमा कर देगा। जमा करने के बाद एक कच्ची लिस्ट बनेगी जिसको ड्राफ्ट लिस्ट कहा जाता है। ड्राफ्ट लिस्ट बनने के बाद इलेक्शन कमीशन जब देखेगा कि आप डाउटफुल वोटर हैं, आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं या आपके डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तब आपको नोटिस आएगी। जब आपको नोटिस आएगी उसी वक्त आपको डॉक्यूमेंट देना है, उससे पहले कोई डॉक्यूमेंट आपको देना नहीं है। जैसे कि अब ये भी होगा कि डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो इनोमिनेशन फॉर्म में जो है देना होगा, क्या जरूरत पड़ेगी? जी, देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन ने 12 डॉक्यूमेंट को मेंशन किया है। उन 12 डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना है जब आपको नोटिस आएगी। उनमें पहले जो 2 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया है वो सिर्फ 1987 में जो पैदा हुए हैं या उससे पहले जो पैदा हुए हैं उनके लिए। वो क्या क्या दे सकते हैं? वो उस वक्त के उनके जमाने का पेंशन ऑर्डर, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो पेंशन ऑर्डर दे सकते हैं, या उस जमाने में उन्होंने एलआईसी किया था तो एलआईसी का रिकॉर्ड दे सकते हैं, या उस जमाने में उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया था तो बैंक अकाउंट का पासबुक दे सकते हैं, या उस जमाने में उन्होंने पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग अकाउंट ओपन किया था वो दे सकते हैं, या फिर उस जमाने में यानी 1987 में गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया कोई भी ऑफिशियल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी जो है वो दे सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्लियर किया गया है कि उस वक्त के लोगों को, 1987 के लोगों को हैरेस नहीं किया जाएगा। उनके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा वो दे सकते हैं। ये हर किसी को देना जरूरी है क्या? जिसका नाम रिकॉर्ड में नहीं आया उनको देना जरूरी है? मैंने जैसे क्लियर किया इस बारे में
आपको अगर नोटिस आती है तो ही देना है, और नोटिस उसी वक्त आएगी जब आपके बारे में उनको डाउट होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में डाउट होगा या कंप्लेंट आपके बारे में होगा, तभी आपको नोटिस आएगी, तभी देना है। तो ये मैं बता रहा था आपको 1987 के लोगों के लिए। उसके बाद के लोगों के लिए जो है, एक है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा है पासपोर्ट, तीसरा है एसएलसी का मार्क्स कार्ड, चौथा है मने दृढ़ीकरण पत्र या इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपके लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे सकते हैं आप। इसी तरह आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं, मगर आधार कार्ड के बारे में ये कहा गया है कि सिर्फ एक आधार कार्ड नहीं चलेगा, बल्कि उसके साथ कोई और अटैच डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड टीसी मार्क्स कार्ड, तो आधार के साथ एक और जोड़ना पड़ेगा आपको।